बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़ी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गया। अमरीका में वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की, जहाँ पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले और खित्ते में अमन की ज़रूरत पर जोर भी दिया। तो दूसरी जानब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने विफाकी बजट 2025-26 के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी सिफारती वफ़द जो है अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया है। वफ़द ने भारतीय जारियत पर भी सवाल उठाए, जबकि दूसरी जानिब आलमी ताकतों से मुदाखलत की दरख्वास्त भी की है। देखिए जी, अभी तो अगले 2 दिनों में बजट आ रहा है। हमने सफारती महाज पे यानी खारजा महाज पे, और खारजा महाज बहुत अहम, क्योंकि उसकी वजह ये इतनी पेचीदा दुनिया और इतना पेचीदा ये पूरा खित्ता इस वक्त हो चुका है और एक क्योटिक दुनिया है, और उसमें एक मेरे ने ख्याल के इससे बेहतर खारजा पॉलिसी मुमकिन थी। मतलब ये बेहतरीन खारजा पॉलिसी हमारी इस वक्त गई है। 2 फ्रंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हमने, अल्लाह का करम है कि बहुत गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की हैं। एक हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट है और एक हमारा मिलिट्री का फ्रंट है, जिस पे हमने भरपूर जंग तो एक अलग चीज़ है, फतह हासिल की है। नुसरत, जिसको मैं प्रॉपर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से हमें नुसरत अता हुई है। अब इसमें यह है कि अब हमने आगे क्या करना है। तो आगे जो है वो सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है वो है हमारी मईशत, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल इकोनॉमिक सर्वे आएगा और परसों बजट आ जाएगा। अब मैं इस वक्त आपको ज़रा सिर्फ ये बताऊं कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास कौन है। एक मिडिल क्लास है और एक उससे ऊपर, और एक जो है वो गरीब तबका है। अच्छा, अब आप पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में एक जो घराना है, फैमिली, औसत एवरेज, उसमें 5 लोग होते हैं। पूरे मुल्क में एवरेज घराने में, एक घराने में 5 लोग होते हैं, और उन 5 लोगों का जो घराना है उसमें अगर 32,500 से कम आमदनी हो जाए, यानी 5 लोग हैं, एक कमाने वाला है और उसकी जो आमदनी है वो 32,500 से कम हो जाए। अब सोचें, 32,000 में 5 लोगों को, बच्चों को, बेगम को, वालिदैन को, बीमारियां, सब कुछ, तो वो गुर्बत की लकीर में चला जाता है, गुर्बत में चला जाता है। और पाकिस्तान में कोई 11 करोड़ लोग इस वक्त खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, तकरीबन 11 करोड़। यानी उनकी जो तादाद है वो है 44.7%, यानी तकरीबन आधे, निस्फ से कुछ कम गरीब हो गए। लेकिन गरीब की डेफिनेशन सुने आप, यानी गरीब वो है जो कि 5 लोगों के घराने को पाल रहा है 32,500 रुपये महीने में। अब उसमें बिजली का बिल कैसे दे रहा है, खाना, बीमारियां, गैस का बिल, ये वो। और एक अजब बात ये देखें कि जो 32,500 से, सॉरी, जो 40,000 से लेके, अगर आमदनी किसी की 40 से 70,000 है जी, 5 लोगों के घराने को पालने के लिए, एक नौजवान या एक शख्स की या एक खातून की, कोई भी 40 से 70,000 है, तो वो लोअर मिडिल क्लास है, वो गरीब नहीं है। 40,000 तनख्वाह पे मुझे बताएं कि आज के दौर में कौन घर चला सकता है 5 लोगों का। लेकिन वो गरीब नहीं है, वो लोअर मिडिल क्लास में शुमार होगा। सही। और 70,000 से अगर ऊपर थोड़ी सी तनख्वाह हो गई तो वो अपर मिडिल क्लास में हो गया। यानी अगर किसी की 80,000 रुपये तनख्वाह है और 5 लोगों को, अब मुझे बताएं, 80,000 रुपये में बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल, बीमारियां, खाना पीना, फीसें,
सारा, वो मिडिल क्लास होगी। यानी आप जरा डेफिनेशंस देखें कि किस तरह पाकिस्तान में बनी है। तो ओके कि मिडिल क्लास का बंदा है, तो मिडिल क्लास का मतलब ये है पाकिस्तान में कि उसकी 80,000 रुपये तनख्वाह है और वो 5 लोगों का घर चला रहा है, तो ये मिडिल क्लास है। हम लोग मिडिल क्लास के हैं। ये मिडिल क्लास की डेफिनेशन आप देखें तो 44.7% लोग जो हैं वो इस साल खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और इसमें अब ये वो बड़ा फ्रंट है जो कि असल जिस पे हमने जंग लड़नी है, और इसका एक ही तरीका है। ये नहीं है कि पैसा कम है पाकिस्तान के पास, वसाइल कम है पाकिस्तान के पास, नहीं, एलिट कैप्चर। और ये दहशत गर्दी, धमाके, ये प्रॉक्सी वॉर, ये वो सबसे बड़ी दहशत गर्दी, माशी दहशत गर्दी है। उसमें हर रोज़ लोग जीते हैं, हर रोज़ मरते हैं। बम धमाकों में तो एक दफ़ा ख़त्म हो गए ना, मर गए, गोलियां लग गई, ख़त्म। इसमें रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। रिश्वत, करप्शन, माफियाज, इसमें स्मगलिंग, चोर बाजारी, टैक्स एवेजन्स, पूरा का पूरा सिस्टम का सत्यानाश है। जब हमने खारजा महाज पे और अस्करी महाज पे कामयाबी हासिल कर ली तो ये कोई मसला नहीं है। ये सबसे मतलब जो हमने उनके साथ किया है ना, BLA टाइप प्रॉक्सीज के साथ, यही हमने इनके साथ करना है तो मुल्क ठीक हो जाएगा। इनको करने की जरूरत भी नहीं है। डरे सहमे लोग होते हैं ना, करप्ट है ना, करप्ट है, माफियाज के लोग हैं, इनको बस इनकी तबीयत साफ कर दी जाए और गरीब लोगों पे नहीं। यानी आप मुझे बताएं ना, गरीब आदमी की डेफिनेशन, पहले तो गरीब आदमी की डेफिनेशन आप सुन के हैरान हो गए ना कि 5 लोगों का ख़ानदान वो 32,000 में पाल रहा है महीना, वो गरीब है। और जो 80-70 हज़ार तक गया है वो लोअर मिडिल क्लास है। तो उनसे आप उनका क्या खून में से क्या निचोड़ेंगे उनमें से। और वही बिजली का बिल भी दे रहे हैं, वही गैस का बिल भी दे रहे हैं, उन्हीं के ऊपर मसाइल हैं, उन्हीं से रिश्वत भी तलब की जा रही है, उनका कोई काम भी नहीं हो रहा। तो ये हमारा अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने इकॉनमी को कैसे ठीक करना है। बजट तो भी आ रहा है ज़ाहिर, अब तो इस वक्त तो जैसा आएगा उस पर तबसरे होते रहेंगे, लेकिन ये हम उससे सीखते नहीं हैं। जब तक हम ये गत जोड़ ख़त्म नहीं करेंगे ना एलीट का, तो उस वक्त तक जो है ना वो, और छोटी स्मार्ट गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट आ गया है। पॉलिटिकल नारे अपनी जगह हैं। देखें, फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी से मुराद आप तमाम अदारे लगा लें ना, उसमें स्कूल, हॉस्पिटल्स, यानी उस सबको मैं शामिल कर रहा हूँ, जो जितने अदारे, इनको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल नारों की जद में नहीं आने चाहिए। जो मैं बात कहता हूँ ना कि पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ जगहों पे हमने मैनेजमेंट ठीक करनी है। तो मैनेजमेंट जब ठीक होती है तो अकाउंटेबिलिटी होती है। जो मैं बात हमेशा कहता हूँ कि आप एक सूबे के वज़ीर आला को कहेंगे तुम वज़ीर आला नहीं हो भाई, तुम यहाँ के CEO, आप देखें कैसे सूबा ठीक हो जाएगा। उसको CEO का नाम रख दें, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, वो बजट भी आपको, मतलब वो एक कंपनी के CEO की तरह काम करेगा ना मैनेजमेंट का, तो वो ठीक कर देगा। लेकिन वो जब नारेबाजी करता रहेगा, ये इसको दो, इसको यार ये दे दो, कट लगा दो, फलां कर दो, अकाउंटेबिलिटी तो होगी नहीं। उसका अपना कारोबार जो चल रहा है उसमें आप देखेंगे कैसी अकाउंटेबिलिटी होगी, चाहे उसकी मिलें हो, चाहे उसके कारखाने हो। तो ये जो मामला है हमने ठीक करना है। अच्छा, अब इसमें जो है वो मैं सबसे पहले तो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त कोलीग हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में वो लिखते हैं, कई मुलाकातें उनसे रही हैं 9/11 के बाद, तो बहुत दफ़ा उनसे मुलाकातें हुई, और उनका नाम है डेविड इग्निशियस। बड़े कमाल आदमी हैं। उनके 11 तकरीबन नॉवेल्स हैं। अच्छा, नॉवेल लिखते हैं वो, लेकिन नॉवेल्स उनके पढ़े ना आप, तो नॉवेल्स में आपको ऐसा लगेगा कि वाकई कोई कहानी उन्होंने नॉवेल के अंदर, मतलब है कि उसमें आप समझें कि फिक्शन में उन्होंने कोई वाक़यात बयान किए हों। तो अब ब्लड मनी उनका पढ़ें तो लगता है कि कोई पाकिस्तान का तस्करा हो रहा है, उस ज़माने में जो ये ब्लैक वाटर और ये सारा चल रहा था। अच्छा, फिर बॉडी ऑफ लाइज के ऊपर एक मूवी बनी है उनके, एक नावल के ऊपर, और एजेंट्स ऑफ इनोसेंस उनका बड़ा ज़बरदस्त एक नावल है। फिर द डायरेक्टर उनका सिरो, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त नावल है। इनकी 11 नावल्स हैं और सारे बेस्ट सेलर्स हैं, सारे बेस्ट सेलर नावल्स हैं।
तो उसके बाद जो है इंक्रीमेंट है, बहुत बहुत इनके ज़बरदस्त नावल हैं, द क्वांटम स्पाई और ये सारे। सीआईए वालों के साथ इनका फटा रहता है। वो सीआईए वाले कहते हैं कि ये जो है ना एजेंट्स ऑफ इनोसेंस, वो कहते हैं कि पेंटा अच्छा बड़े वेल लिंक्ड आदमी है, और मतलब जो लोग भी मीडिया को जानते हैं या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हैं वो डेविड इग्निशियस को ज़रूर जानते हैं। डेविड इग्निशियस के एक आर्टिकल आया है वॉशिंगटन पोस्ट में, और उस आर्टिकल से पहले, उस आर्टिकल में मैं जाने से पहले सिर्फ आपको ये बताऊं कि 1212 यूक्रेन के फौजियों की लाशें लेके रशिया जो है वो यूक्रेन की सरहद पे खड़ा है, क्योंकि यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि जी हमने इस्तांबुल मुआहदे के तहत जो कैदियों का तबादला होना था और जो मैयतों का तबादला होना था हमने वो तोड़ दी है। तो रशिया वो लाशें लेके 1212 लाशें लेके रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, ट्रकों में, ट्रेन्स में, वो यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे पहुँच के उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को बुला लिया और इस वक्त वहाँ, और उन्होंने कहा है अच्छा उसमें, और साथ ही जो जिन लोगों की डेथ हुई है यूक्रेन के फौजियों की, उनकी लिस्ट उन्होंने पब्लिक कर दी है, और उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ज़ेलेंस्की ने अपने लोगों को बताया हुआ था कि तो जिंदा है। और वो जो है वो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर एक मुकम्मल, आप समझें कि एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल है, और उसमें जो है वो उन्होंने नाम भी सारी शाये कर दी हैं। जिसने आरटी न्यूज़ देखना है उसमें नाम देख लें। सेकंड, ये कंप्लीट नाम है फॉलन यूक्रेनियन सोल्जर्स जिनको डिसोन किया हुआ था कीव ने। सेकंड स्लाइड, कीव का कहना था ये सारे लोग जिंदा हैं, तो उनके नाम उन्होंने शाये कर दिए। और 1212 जो हैं वो मैयतें हैं, और इस वक्त ज़्यादा जो हैं वो तास वाले कह रहे हैं कि जी वो मतलब एक बहुत बड़े जो डेविड इग्निशियस पे आता हूँ वापस। डेविड इग्निशियस ने एक ऑपेड लिखा है, और वो ऑपेड जो है वो कहता है यूक्रेन्स डर्टी वॉर इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अच्छा, अब ये कोई और लिखता ना तो इसको ज़रा नज़रअंदाज कर देते, डर्टी वॉर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी कवर्ट स्ट्राइक्स जो हुई हैं रशिया में, ये जो हैं ये अब एक डर्टी वॉर की तरफ फैलने जा रहे हैं। कवर्ट ऑपरेशन बियॉन्ड द फ्रंट्स विद मोर टारगेटेड किलिंग्स, सेबोटाज, दहशतगर्दी के वाकयात, टारगेटेड किलिंग स्ट्राइक्स ऑन कंट्रीज दैट सप्लाई आर्म टू यूक्रेन एंड रशिया रिस्पेक्टिवली। दोनों की जो मदद करते रहे हैं उन मुल्कों में दहशतगर्दी, धमाके, कत्ल, इस किस्म की डर्टी वॉर शुरू हो रही है। ये जो लफ्ज़ है ना डर्टी वॉर, ये अर्जेंटीना से निकला है। सही। अर्जेंटीना में 70 की दिहाई में ये डर्टी वॉर जो है ये वहाँ पे 1976 से 1983 तक डर्टी वॉर हुई थी। उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, और वहाँ पर वो डर्टी वॉर जो है ये, अगर CIA ने बाद में जो उनके डीक्लासिफाई हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो 11th अगर हम देखें ना इनका सिक्योरिटी आर्काइव, इनसाइड अर्जेंटीना's killing machine, US intelligence documents record gruesome human rights crimes of 1976 to 83। लेकिन इसमें इशू जो है वो ये है कि ये इसमें बहुत लोग मारे गए, मुजाहरे आगे पीछे दाएं बाएं, इसमें हज़ारों की तादाद में किडनैपिंग्स हुई, किलिंग्स हुई, मलेशियाज बन गई, वो फौज से लड़ रहे थे, वो पुलिस की आपस में, बहुत अर्जेंटीना में गड़बड़ हुई। और कई सालों के बाद 2003 में गार्डियन में उस वक्त के जो सेक्रेटरी स्टेट थे 12th फ्लाइट, उन्होंने कहा कि किसिंजर अप्रूव्ड द अर्जेंटीनियन डर्टी वॉर। ठीक है, अच्छा 70 की दिहाई में फिर ये जो डर्टी वॉर थी, इसकी तो डर्टी वॉर का लफ्ज़ वहाँ से निकला है, यानी सैबोटाज, ये वो सब। अब ये जो डेविड इग्निशियस कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डर्टी वॉर इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अच्छा, फिर आगे वो कहते हैं कि ये जो है ये दोनों को जिन्होंने असला दिया, फिर वो कहते हैं कि 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एक है SBU और एक है JUR यूक्रेन की, और ये 3 सालों से काम कर रहे हैं, और इनका मोटो क्या है कि आई एम कमिंग फॉर यू, जैसे होता है ना पीछे आ रहे हैं दुश्मन के, तो ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद ये कहते हैं कि इन दोनों की आपस में लड़ाई है, SBU की और GUR की, जो 2 स्पाई एजेंसीज हैं यूक्रेन की, इनकी आपस में लड़ाई है। जैसे कि
रवायती तौर पे CIA और FBI की एक ज़माने में होती थी, आगे अगर हम चलें तो उसमें ये बात कर रहे हैं, कहते हैं एक ज़माने में जैसे CIA और FBI की लड़ाई होती थी तो इस तरह से एक इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, एक जो है वो बाहर की सिक्योरिटी देखती है। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि अगर हम इसमें आगे चलें तो ये कहते हैं 1 JUR टैक्टिक, एक JUR की टैक्टिक जो थी वो यहाँ से देखें, ये वो चले गए ब्लैक सी तक और इन्होंने जो है वो ब्लैक सी यूरोपियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने भी इनकी मदद की। अब यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है कि जो इन्होंने ये काम किया नेवल ड्रोन्स वगैरह के साथ, तो यूरोपियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने भी इनके साथ काम किया, सोर्सेज टोल्ड मी। आगे वो कहते हैं कि जब ये इनका काम, ये जब लड़ाई हो रही थी, अगर हम इसमें आगे चलें और यहाँ चले जाएं 1 JUR टैक्टिक। अब एक यूक्रेन की जो स्पाई एजेंसी है उसकी टैक्टिक क्या थी? टू स्ट्राइक रशियन मैसेंडरी फोर्सेस फ्रॉम द वैगनर ग्रुप इन अफ्रीका में भी निशाना बनाया और पिछली जुलाई को उन्होंने 84 वैगनर फाइटर मार दिए और 47 जो माली के सोल्जर्स थे वो मार दिए उन्होंने। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये जो है ये दुनिया भर में हम रशियन मिलिट्री को हिट कर रहे हैं तो अफ्रीका एक्सेप्शन क्यों होना चाहिए। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जी सेवरल JUR ऑपरेशंस इन साउथ अफ्रीका तक ये लड़ाई चली गई है, यानी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई साउथ अफ्रीका तक चली गई और एजेंट्स ने एक कार्गो शिप को देखा और कार्गो शिप वहाँ पे जा रहा था बेसी लेके, तो डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने 2022 में। यानी जंग जो है वो बाहर चली गई, डर्टी वॉर हो गई है। सही, डर्टी वॉर इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, इसके उस पर ध्यान में रखें, 2 दिन पहले आया। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कह रही हैं कि साउथ अफ्रीका में, फिर उसके बाद ये तो हमने पढ़ ली, इसको आगे अगर चलें तो वो कह रहे हैं कि हमने वेपन ट्रांसफर भी बंद कर दिए। फिर उसके बाद और कौन से मुल्क हैं, वो मुल्क जो कि डर्टी वॉर की जद में आ सकते हैं, वो ये हैं कि न्यू बैटल ग्राउंड एट द वॉर कंटिन्यूज। एन एग्जाम्पल इज ट्रांसनित्रिया वो जो मोल्दोवो से निकला है, एक उसका हिस्सा है ना, अभी हम मैप में देखते हैं इसको, वेस्टर्न बॉर्डर पे है और मॉस्को और वहाँ पे रशियन पीस कीपर्स हैं और यूक्रेन जो है उसको ऑपरेशन डिसाइड कर चुका है कि वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो एक नया फ्रंट खुल जाता। लेकिन फिर वो उसके बाद कहते हैं कि जी बाकी जो पड़ोसी हैं, अगर हम आगे चलें तो वो कहते हैं द स्पिल ओवर डेंजर। अब यहाँ से आप स्पिल ओवर डेंजर जो है वो कहाँ पे है? ऑल द अदर कंट्रीज बॉर्डरिंग यूक्रेन, जिसमें बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और एज वेल एज जर्मनी, बाल्टिक स्टेट्स, नॉर्वे, फिनलैंड, बियॉन्ड, ये सारे वो मुल्क जो कि ईस्टर्न यूरोप के, अगर हम मैप को देखें तो ईस्टर्न यूरोप के मैप में जितने भी मुल्क ऐसे हैं जो कि यूक्रेन के जो ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है ना, उसमें बाल्टिक स्टेट्स भी हैं, उसमें आपको जो है वो फिनलैंड नज़र आ रहा है, उसमें जर्मनी नज़र आ रहा है, उसमें पोलैंड नज़र आ रहा है, उसमें आपको जो है वो रोमानिया नज़र आ रहा है। ईस्टर्न यूरोप, पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है वो आपको बेलारूस नज़र आ रहा है, ये लेथविया, लिथुआनिया, ये सारे मुल्क जो हैं, जर्मनी तक, ये सारे जो मुल्क हैं, ये मुल्क जो हैं ये वो कहते हैं कि यहाँ पे स्पिल ओवर होने जा रहा है और डर्टी वॉर का। अब ये कितनी खतरनाक बात है, यानी डर्टी वॉर जो है वो डेविड इग्निशियस कहते हैं कि इसका स्पिल ओवर डर्टी वॉर्स की सूरत में, डर्टी वॉर के लिए तो दुनिया तैयार नहीं है, ठीक है ना, डर्टी वॉर, धमाके, और उसमें फिर फॉल्स फ्लैग भी तो हो जाते हैं ना, तो डर्टी वॉर का डेविड इग्निशियस कॉलम। अच्छा, साथ ही जो है वो बरतानिया ने अपनी वो पूरा बढ़ाया, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई, कल भी हमने बात की थी, पहले भी बरतानिया ने अपनी सब डिफेंस बजट बरतानिया बढ़ा रहा है। जर्मनी में उन्होंने टनल्स बनानी शुरू कर दी हैं हंगामी तौर पे। ये कोल्ड वॉर के दौरान जो है वो बहुत सी उनके पास सुरंगें थीं, उसमें से कोई 3-4 हज़ार या उससे ज़्यादा थीं शहर में, बर्लिन शहर में, तो उसमें से काम बहुत कम कर रही हैं। बाकी जगहों पे कई दुकानें बन गई, कई मॉल बन गए, कोई टूट फूट गई, तो वो टनल्स को दोबारा उन्होंने बनाना शुरू कर दिए और टनल्स को वो बना रहे हैं और तेज़ी के साथ उन्होंने
टनल्स के ऊपर जो है वो एक दफ़ा फिर उनका कहना ये है, ये मैं 7th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, जर्मनी प्लान्स रैपिड बंकर एक्सपेंशन मिड फियर्स ऑफ रशियन अटैक जर्मनी। अच्छा, अब इसमें जो है वो फौरी तौर पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इल प्रिपेयर्ड हैं कॉन्फ्लिक्ट के लिए। जर्मनी में अगर धमाके या अलर्ट तो इतने लाख की आबादी कहाँ कैसे सुरंगों में जाएगी, कहाँ छुपेगी, किस वक्त अटैक होगा, कितने बंकर्स मजबूत हैं। तो जर्मनी में बाकी यूरोप के अंदर इसके स्पिल ओवर के चांसेस हैं। किसके? यूक्रेन और रशिया की जंग ख़राब हो गई है। एक होती है ना जंग का ख़राब हो जाना, एक होता है स्टेल है, एक होता ख़राब हो गई है, क्योंकि प्यूटिन जो है अभी उन्होंने कहा है कि मैंने बदला लेना है। अभी शुरू नहीं हुआ, आज कारकेव पे, केव पे मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं, ज़ेलेंस्की कहीं गायब हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी मैंने शुरू करना है। अभी जो कुछ जवाब ले, हमारी जो सरजमीन पे ये जो अटैक्स हुए हैं एयरफील्ड्स पे, जिसमें जहाज़ों को तबाह किया गया है और ये सारा, इसका मैंने बदला भी लेना है। और ट्रंप को भी बता दिया उन्होंने टेलीफोन पे कि मैंने बदला लेना है। ट्रंप बीच में से हट गए। वो बदला उन्होंने लेना है, लेकिन वो डर्टी वॉर का मामला शुरू हो गया, क्योंकि वो तो जाएंगे आगे, और वो आगे जाएंगे किस तरह से कि वो कहते हैं कि मैं भाई ये दनाइपर रिवर तक वो पहुंच गए। आज पहली दफ़ा ये हुआ है कि सेंटर यूक्रेन के सेंटर ऑफ द यूक्रेन पहुंच गई है रशिया की जो फौज है ना, यानी दनाइपर रिवर, जो मैं हमेशा कहता हूँ दनाइपर रिवर को अगर आप एक बॉर्डर के तौर पर लें तो दनाइपर रिवर तक पहुंच गए हैं वो। लेकिन मसला ये है कि अब इसमें ये डर्टी वॉर कहाँ से आ गई? डर्टी वॉर तो फिर ख़राब हो जाएगा मामला कि मतलब बेलारूस में कोई धमाका हो गया, पता खुदा ना खास्ता किसी और मुल्क में कोई बुला। और ये आज उस वक्त हो रहा है जबकि कोई 2000 लोग 1965 में सदर लिंडन जॉनसन की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने नेशनल गार्ड्स को तलब किया था मुजाहिरीन को कुचलने के लिए। आज अमेरिका में, LA में, कैलिफोर्निया में मुजाहिरीन जिनको डिपोर्ट करना है, और ज़्यादातर उसमें लैटिन अमेरिका के हैं, उनको डिपोर्ट करने के लिए नेशनल गार्ड्स को बुलाया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को कॉल किया, और उनके जो गवर्नर हैं वो डेमोक्रेट हैं तो वो अनईजी हैं। लेकिन वैसे ही नेशनल गार्ड हैं जो आप समझ लें कि ये पेंटागन के अंडर आते हैं, रिजर्व्स होते हैं। इसमें एयरफोर्स के लोग भी हैं, फौज के लोग, मेरीन्स के भी। तो इनको तलब कर लिया है, और इनको तलब किया है कि ये आके FBI की और पुलिस की मदद करें और वहाँ से डिपोर्ट करें। जो वहाँ पे जो लैटिनोज हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, और वहाँ वो लड़ाई हो रही है, लड़ाई, मुजाहरे, हंगामे, वो पुलिस की फेंटी लग रही है, पुलिस छापे मार रही है, FBI। तो आज उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो 1965 के बाद पहली दफ़ा उन्होंने तलब किया, तो उन्होंने नेशनल गार्ड्स, और वो हर मीडिया पे चल रही है कि नेशनल गार्ड्स आके इनको पकड़ेंगे और डिपोर्ट करेंगे, और डिपोर्ट उन्होंने हर हाल में करना है। ये उनका अंदरूनी बहरान चल रहा है। साथ ही ये मामला जो है ये ख़राब हो रहा है, यूक्रेन की वॉर जो है ये ख़राब हो रही है, क्योंकि देखें बॉडीज़ वो लेकर आए हैं, बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और ये इनको उठाना, अब देखें ना, ये मैं तास को कोट कर रहा हूँ, 1212 बॉडीज़ ये एक्सचेंज पॉइंट पे लेकर आ गए हैं। फर्स्ट स्लाइड 1212 बॉडीज़। अच्छा, अब मसला ये है कि तास, फर्स्ट स्लाइड तास, और फिर फोर्थ भी मैं तास को कोट कर दूं कि कीव जो है वो बॉडी नहीं ले रही और प्रिजनर्स वापस नहीं ले रही, तो बॉडीज़ पड़ी हुई हैं बाहर। अच्छा, फिर स्पुतनिक ये कह रहा है 5th फॉरेन जर्नलिस्ट को उन्होंने बुला लिया है यूक्रेनियन सोल्जर्स की बॉडीज़ को देखने के लिए। तो ये मसला ये है कि ये जो इशू है ये अब ख़राब हो रहा है, ठीक है। और इसमें अगर ये डर्टी वॉर की तरफ मामला चला जाता है, और वहाँ पर ये देखें ना, न्यूयॉर्क पोस्ट 8th, ये बड़ी तशवीशनाक बातें हैं यूरोप में। 8th, जर्मनी प्लान्स टू रिवैम्प शेल्टर सिस्टम इन केस ऑफ रशियन अटैक एज फियर्स ऑफ अ मेजर वॉर राइज। ये कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, ये खबरें ख़राब खबरें हैं। और रॉयटर्स ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये दी है अभी थोड़ी देर पहले, जो उनका आज रिपोर्ट आई है एक्सक्लूसिव। US believes कि रशिया रिस्पॉन्स टू यूक्रेन ड्रोन अटैक्स नॉट ओवर येट, एक्सपेक्ट्स मल्टी प्रोंग्ड स्ट्राइक। मल्टी प्रोंग्ड स्ट्राइक में अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ें तो इसमें फिर वो जिसको आप कहते हैं हाइब्रिड वॉर या ग्रे जोन वॉर, या वो भी सारे इन्होंने डाल दिए। तो इशू ये है कि ये अब इसको कैसे ठीक करना है। वो जो गेविन न्यूज़ॉम है, जो उनके गवर्नर हैं कैलिफोर्निया के,
वो डेमोक्रेट हैं, लेकिन जाहिर है कि वो अब नेशनल वो उनकी पावर उनके पास होती है, वैसे नेशनल गार्ड उनके अंडर आते हैं स्टेट्स के, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये शायद सही तरह से नहीं, उन्होंने बुला लिया। अच्छा, उधर से जना खबर क्या आ रही है कि वो जो उनके सेक्रेटरी मौसूफ हैं, यानी उनके जो स्कॉट बेसेंट हैं, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जिनकी जो है वो मुलाकात होने जा रही है आज 9 है, तो मुलाकात उनकी होने जा रही है, यानी कल उनकी मुलाकात, मंडे को उनकी मुलाकात होने जा रही है लंदन में चाइना के डेलीगेशन के साथ। चाइना का डेलीगेशन जो है उसको हेड करेंगे ही लिफिंग, जो उनके नायब वज़ीर आज़म हैं अमेरिका की तरफ से। ये होंगे उनके सेक्रेटरी, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, और उसके साथ उनके कॉमर्स सेक्रेटरी होंगे हॉवर्ड लुतनिक, और साथ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे जेमिसन ग्रेयर। ये उधर से होंगे, चाइना का जो डेलीगेशन है उसको हेड करेंगे। लेकिन इसी दौरान खबर क्या आई है कि जनाब वाइट हाउस के अंदर एक फड्डा हुआ है, और फड्डा हुआ है, और उसमें ये जो सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट आ रहे हैं, इनकी और इलॉन मस्क की मुक्का मारी हुई है, आपस में घूंसे मारे एक दूसरे को। वो इलॉन मस्क की जो आंख नीली हो गई थी ना, वो इसलिए इन्होंने पंच मारा। ये जो है ना, ये ठीक ठाक फाइटर हैं ये भी। इलॉन मस्क वो वहाँ का सिलिकॉन वैली का नाजुक अंदाम सा, उन्होंने इनसे गड़बड़ की, इन्होंने पंच मारा, और उसके बाद वो जो है वो रग्बी स्टाइल नहीं होता, वो रग्बी में आप देखें तो रग्बी जो है वो एक मैच तो कम नज़र आता है, वो हमारे यहाँ तो फुटबॉल होता है, वहाँ पे रग्बी में एक दूसरे चिपट जाते हैं, गेंद इधर पड़ी होती है, वो 500 लोग गिर जाते। आपने देखे रग्बी कभी, उनको अमेरिका की रग्बी में देखें, वो एक गेंद को पकड़ने के चक्करों में वो एक आदमी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे लोग एक ही गेंद पे, बीच में कोई छोटा सा बच्चा गेंद निकल के भाग जाए, वो एक दूसरे के लड़ रहे होते हैं। उनका अजीब स्टाइल है, बहरहाल ये उनका। अब वो जो रग्बी का स्टाइल है, उस स्टाइल में जनाब पता चला कि वो स्कॉट बेसेंट जो है उनसे चिपक गए, घूसम घूसी, इधर उधर पंच, आंख पे, आगे पीछे, दाएं बाएं। और ये जो वाकया है अभी जनाब पब्लिक के सामने आ रहा है, और पब्लिक के सामने आ रहा है, और एन उस वक्त आ रहा है कि ये जो है ना, अच्छा ये इसमें जो है ना, ये अच्छा एक दूसरे को गालम गलूज भी ना खूब। ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहे हैं इनसाइड द बैटल दैट शैटर्ड ट्रम्प एंड मस्क अलायंस, और M18 और फिर 19 ये बता रहे हैं शाउटिंग मैच बिटवीन मस्क एंड बेसेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर व्हाइट हाउस प्रॉब्लम। और फिर उसके बाद टाइम्स, ये बरतानिया का, इलॉन मस्क, अच्छा रूबियो के साथ भी, मार्को रूबियो, उनके साथ घुसा। अच्छा वो ट्रम्प भी इंजॉय करते थे ना, ट्रम्प खुद भी तो WWF को देखते, वो भी तो खुद भी तो कुश्तियों के वो मास्टर हैं, इनकी लड़ाई हो रही है तो ट्रम्प भी अच्छा मारो, उधर से घुसा, इधर से घुसा, ये वो। अब मसला ये है कि वो करते 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 जनाब वो जो है वो ये जनाब आज मीडिया में आ गई कि इनके तो फड्डे ऐसे होते रहे फड्डों में, जी 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 जी, लेकिन बड़े बड़े ये एकदम से नहीं मसला हुआ। ये पहले जो है व्हाइट हाउस में काफ़ी दिनों से, यानी कोई मेहमान आ रहा है ना, मिसाल के तौर पे मोदी जी आ रहे हैं, नेतन्याहू आ रहे हैं, कोई दूसरा ज़ेलेंस्की आ रहा है, कोई आ रहा है, तो उससे पहले माहौल बनाने के लिए ना घूंसे, पंच, इधर उधर, लड़ाई वड़ाई भी वैसे ही सब सीधे होके खड़े हो गए। जी नाज़रीन वापस आते हैं मार्को रूबियो के साथ भी, सेक्रेटरी स्टेट के साथ भी। जी ब्रेक के बाद ये व्हाइट हाउस का माहौल है इस वक्त। जी जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि मौशी दहशतगर्दी के खिलाफ भी इकदाम होने चाहिए, तो क्या ऐसा होगा? जी होना इसलिए चाहिए क्योंकि वो जो कोर कमांडर काबीना के इजलास में भी तो नहीं शायद बात हुई, लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जितनी भी हुई हैं पिछले काफ़ी अरसों में, काफ़ी बार ऐसा हुआ है, तो उसमें जो आर्मी चीफ और अब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी तरफ से और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बात हुई है कि सारे स्पेक्ट्रम्स में पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट बनना है। अब इस हार्ड स्टेट से मतलब मैं आम आदमी के लिए तो नहीं बनना, हार्ड स्टेट तो बनना है कि कानून नाफिज होगा, और उसमें ये भी बात हुई कि सारे स्पेक्ट्रम्स में होगा। टेररिज्म जितना है, ये मुझे पता असला कैसे आता है, स्मगलिंग से आता है, यानी वो बोरियां रखी हुई हैं,
अफगानिस्तान जा रहा है, वहाँ से वापस आ रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ रहा है, बीच में मसला भी आ गया। क्योंकि ये एक ही गैंग्स है ना, ये पैसा कमाते हैं, उधर से शुरू करते हैं बंदरगाहों से, फिर क्रॉस करते हैं पूरा मुल्क आगे भी, और वासर शख्सियात की इनको सपोर्ट होती है। तो इन पे आप हाथ डालें तो दहशत गर्दी भी काबू में आएगी आपकी, और मतलब एकदम डाल दें हाथ, मतलब ज़्यादा इस पे हम डिस्कस ही ना करें। एक दफ़ा ये माफिया जो बड़ी बड़ी माफियाज हैं ना, इनको हाथ डालें, और उसके बाद आप देखें कि आपके जो इश्यूज़ हैं वो किस तरह से कम होते हैं, और उसमें कितनी बरकत आती है अल्लाह की तरफ से। ठीक है, माशरे के अंदर एक बरकत भी तो आती है ना, कि आप ये चोरी चकारी करप्शन और ये सारा जो लोगों को एक गलत जगह पे डाल दिया है, लोग जो मेहनत करना चाहते हैं वो मजबूर हो गए हैं कि वो रिश्वत लें। अच्छा, अब इसमें जो मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ डर्टी वॉर, अच्छा ये जो न्यूयॉर्क पोस्ट में उन्होंने ये बताया ना रग्बी के स्टाइल में, अब ये कितनी अजीब बात है कि इलॉन मस्क और सेक्रेटरी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनके दरमियान जो है ये रग्बी का, ये देखें इस तरह होती है रग्बी। मैं तो इसको देख के मुझे समझ नहीं आ रही, ये पता नहीं कुश्ती हो रही है, ये मैच हो रहा है, क्या हो रहा है, एक दूसरे को घूमसाम, ये मतलब बॉल इसमें पता नहीं वो क्या होता है, वो किधर जाती है, क्या ये अजीब एक इनका स्टाइल। उसके बाद होता है कि बाहर भी लड़ाई शुरू हो जाती है, अंदर ये माहौल होता है ना, बाहर भी मतलब है कि क्या हो गया जी, एक टीम हार गई, एक टीम जीत गई, वो जनाब बाहर सड़कों पे लोगों ने मतलब खुशियां कम मना रहे हैं, आगे ज़्यादा लगा रहे हैं। बहरहाल तो अब ये है कि ये जो न्यूयॉर्क पोस्ट देखें अगर हम, तो न्यूयॉर्क पोस्ट में बाकायदा ही लिखा हुआ है कि इनकी इलॉन मस्क की और जो स्कॉट बेसेंट हैं उनकी जो लड़ाई हुई लाइक रग्बी प्लेयर हुई व्हाइट हाउस के अंदर। अब मुझे बताएं, रग्बी प्लेयर से लड़ते हैं ना एक दूसरे से, कुछ ऐसे घुमा के गिरा दिया नीचे उसको जो है ना। अच्छा, इस तरह से लड़ाई हो रही है इलॉन मस्क की और उनकी, और फिर उसे पंच मारा तो इलॉन, अच्छा ये मार्को रूबियो के साथ भी इनकी हो रही है। मतलब ये पता नहीं क्या किस तरह का माहौल है, अजीब व गरीब। अच्छा, ट्रम्प साहब मतलब ठीक है, वो मतलब ट्रम्प भी तो ट्रम्प है ना, उन्होंने रोका होगा, ठंडा किया होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो अब यह है कि वो उन्होंने बड़ी सख्त वार्निंग दी है इलॉन मस्क को कि कहीं गलती से भी डेमोक्रेट्स को सपोर्ट मत करना। माफ़ी तलाफ़ी की वो दोबारा मिलने की बात वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए हैं वो एप्स्टीन फाइल के हवाले से, लेकिन वो मामला ठीक नहीं। असल बात यह है कि पुतिन प्रेसिडेंट ट्रंप को कायल करने में कामयाब हो गए हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैसेज दे दिए वो लिंडसे ग्रैहम को भी कि वो जो बिल आप लेकर आ रहे हैं, जो कल भी मैंने बात की थी कि बिल आ रहे हैं, रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी, उन मुल्कों के ऊपर जो तिजारत करते थे उन पर 500% लगेंगी, तो उसको उस पर हौलात रखें, उस बजट वो जो बिल है उससे पीछे हटें। वो बिल से पीछे हटने शुरू हो गए, और साथ ही पुतिन और ट्रंप एक पेज पे आ गए। और शी जिनपिंग के साथ जो 1.5 घंटे बात हुई है, तो उसमें अब ये जो चाइना हॉक्स हैं सारे, ये परेशान इसलिए उसमें देखें पैटी हेग्जिट के साथ क्या हुआ है, जो सेक्रेटरी डिफेंस है। पैटी हेग्जिट ये शिंग्रीला डायलॉग में थे सिंगापुर में, जो IISS का डायलॉग, उसमें उन्होंने बात की कि भाई चाइना जो है वो हमारा असल दुश्मन चाइना है, और चाइना के ख़िलाफ़ हम जाएंगे, ये करेंगे, और हमें यूरोप से और मशरिक़ वस्ता से और बाकी वेस्ट एशिया से अपनी फ़ौजें वापस ला के यहाँ पर अपने इत्तेहादियों को देना है, वो भी चाहे हमें पैसा बढ़ाएं। देखें यूरोप कितने पैसे बढ़ा रहा है, आप लोग भी पैसे बढ़ाएं। वो पूरा अपनी कहानी डाल के चले गए, अपना चाइना प्लान दे के चले गए। वापस गए तो पता चला वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने शी जिनपिंग से बात कर ली, और 1.5 घंटे बात हुई है। पुतिन से भी हो गई है, शी जिनपिंग से भी हो गई है। शी जिनपिंग से मुलाकात जो गुफ्तगू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें ताइवान के ऊपर उन्होंने फिर वो स्टांस लिया कि भाई ताइवान तो वन चाइना पॉलिसी अमेरिका की, और आप अगर असला देते हैं या कुछ करते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो वन चाइना पॉलिसी पे। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि इस पूरे इशू में कल, अच्छा उन्होंने फिर जो पहले मैंने बात की थी कि उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स थोड़े से EU के लिए भी खोल दिए, थोड़े से अमेरिका को भी इजी कर दिया सबको शी जिनपिंग ने। लेकिन प्रीमियर शी जिनपिंग जो है वो बहुत आराम से, ये जितना अमेरिका उलझ रहा है ना इस वक्त यूरोप के अंदर, डर्टी वॉर फलाना दिमाग, उतना ही अमेरिका चाइना जो है उतना ही यानी उनके रेडार से चला गया है इस वक्त। मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप के रेडार से चला गया है ये चाइना और पैसिफिक और ये सारे इलाके चले गए हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि कोल्ड वॉर का सबसे जो इम्पोर्टेंट थिएटर रहा है ना, हमारा सबका ज़हन जाता है इस तरफ, यूरोप की तरफ। कोल्ड वॉर जो 45 या 47 या 1950 से लेके और फिर 89-91 तक रही है,
लेकिन जो हॉट वॉर्स हुई हैं ना, कोरिया, वियतनाम, वो पैसिफिक में हुई हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो जापान का या बाकी जो हॉट वॉर्स, बहुत हॉट वॉर्स हुई हैं, कंबोडिया और बाकी सारे जो मामला हुए हैं। अब इशू ये है कि वहाँ से वो बिल्कुल यहाँ पे ड्रैग हो गए हैं, क्योंकि अभी तो ये गज़ा की सीज़ फायर होनी है। वो एक पार्टी उन्होंने इसराइल ने खड़ी कर दी थी, अशबाब ग्रुप, वो शबाब ग्रुप को उन्होंने कहा था कि तुम हमास के खिलाफ हो। उन शबाब ग्रुप ने एक बंदे ने इसराइली फ़ौजी मार दिए और वो 429 इसराइली मारे गए हैं अभी तक फ़ौजी ये ग्राउंड ऑफेंसिव में, और इस एक हफ्ते में 4 मारे गए हैं। अब मसला ये है कि वो जो है, अच्छा वो जो ग्रीता थनबर्ग हैं, वो उन्होंने गज़ा पहुंचना था कश्ती में बैठ के, वो यहाँ से ड्रोन मारा इन्होंने, तो वो जाके कश्ती जो है वो लैंड हो गई अब इजिप्ट में। वो कह रही है मैं फिर आऊँगी दोबारा, और मारना है मारो, जो करना है करो। वो इसराइल की फ़ौज वहाँ से मिसाइल फेंकती है या ड्रोन फेंकती है, जो भी, वो एक मसला पड़ा हुआ है। नेतन्याहू जो है उन्होंने वो अटॉर्नी जनरल को फायर कर दिया था, अटॉर्नी जनरल बहाल हो गई। ये अटॉर्नी जनरल जिन्होंने शिन बेत के सरबराह को बहाल कर दिया था, वो एक फड्डा आपस में खाना जंगी, प्रॉपर इसराइल में खाना जंगी छिड़ी हुई है, और उसमें अरब ममालिक अब स्टीव वित्कोव जो हैं वो कहीं गायब हैं। इसलिए उधर मौका मिले, अब देखें ना आज वो एलए के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, उसके बाद वो यूक्रेन का मामला इतना बड़ा मामला है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उससे पीछे हट गए, और पुतिन इस बात पे कायल हो गए कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा फ़ोन पे कि मुझे नहीं पता था। अब अगर उन्हें नहीं पता था तो ये ऑर्डर किसने किया भाई? ग्रीन लाइट किसने दी? ज़ेलेंस्की खुद करेगा ये सारा जो ऑपरेशन हुआ है रशिया में, ये ज़ेलेंस्की करेगा पूछे बगैर किसी से। तो ज़ेलेंस्की को किसने कहा कि ओके आगे गो हेड? पैटी हेग्जिट ने तो नहीं कहा। अच्छा, CIA के डायरेक्टर तो इस वक्त फाल भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, तुलसी गैबर्ट को वो रशियन एजेंट कहते हैं, तो उनको वो भी साइड पे हैं। तो किसने कहा, कौन सी डीप स्टेट काम करी जिन्हें ज़ेलेंस्की को कहा कि जाके ये ऑपरेशन करो? 18 महीने से तो चल रहा था, मगर गो हेड किसने दिया इस वक्त, जबकि इस्तांबुल में डायलॉग होना था अगले रोज़, और फिर ब्रिज उड़ा दिए। तो बात यह है कि अब इसमें ये डर्टी वॉर का जिक्र आ गया। इशू ये है सारा कि इस वक्त ये फंस गई हैं जंगें, ये जो यूक्रेन की जंग भी फंस, जैसे अफगानिस्तान की जंग फंस गई थी ना जंग आखिर में, वो बड़े मुश्किलों के साथ यहाँ से वो निकल के उन्होंने कहा जो करना है निकलो यार, एक दफ़ा गालियाँ पड़नी जो करना निकलो यहाँ से। लेकिन जो यूक्रेन की जंग है वो इस तरह से नहीं हो सकता कि कोई फौज विड्रॉ कर जाए तो अगले दिन वो ख़त्म हो जाए। वियतनाम से भी वो निकला थे, चलें जो भी कुछ हुआ, फॉल ऑफ साइगोन वगैरह लोगों ने हिस्ट्री में लिखा गया। लेकिन यूक्रेन की जंग सेंट्रल यूरोप का वो फंस गया है बीच में। बाल्टिक में क्या होगा, इधर क्या होगा, ट्रांसनिस्ट्रिया में क्या होगा, जॉर्जिया में क्या होगा, जो इलेक्शंस, प्रॉक्सी, आगे पीछे दाएं, वो एक मसला ख़राब हो गया। और ये मसला चला गया अफ्रीका तक। अफ्रीका में वैगनर ग्रुप, ये फलाना, आगे पीछे रेयर अर्थ मिनरल्स। तो मेरा ये ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में हमने बतौर पाकिस्तान जो खारजा महाज पे और जो अस्करी महाज पे, ये ऑन गोइंग है, ये जहन में रखिए, कांस्टेंट है। ये ना कोई ये एक फतह अभी की है, लेकिन ये चलता रहेगा आगे। ये आगे तलखियाँ चढ़ती रहेंगी, आपको अपने वेपन्स को, अपने बॉर्डर्स को, अपने ये जो प्रॉक्सीज हैं मुल्क के अंदर, जो सोशल अनरेस्ट है, ये कांस्टेंट है। इसको आपने मुस्तकिल हर वक्त आपने जो है ना बारहा ही रखना है। तो ये जो है ना इसमें, और साथ उसमें ये कि इकॉनमी, स्मगलिंग, बॉर्डर्स, दाएं बाएं, ये सारे मुल्कों ने अपने आप को ऐसे यानी इसको भी जंग का हिस्सा ही समझे आप। अब इशू ये सारा कि क्योंकि देखें डर्टी वॉर अगर वहाँ आती है तो ये यूरोप का क्या हाल बनेगा, और ये क्यों बात हो रही है और कैसे हो रही है। और पुतिन अगर अफ्रीका में ही शुरू हो जाता है या बाकी जगहों पे शुरू होता है, चाइना, तो ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बिल्कुल दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ये बलूचिस्तान में डर्टी वॉर ही हो रही थी ना, जो जाफर एक्सप्रेस। तो बात ये कि तो अब इससे कैसे दुनिया निकलती है, और पाकिस्तान बतौर रियासत अब अपने ओस पड़ोस, आपकी मैं वही बात कहता हूँ, जियो पॉलिटिक्स आपके सबसे पहले दाएं बाएं से शुरू होती है। तो ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, अरब ममालिक, सेंट्रल एशिया, अमेरिका, तुर्किया, जितने ममालिक हैं आसपास के, वो सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मुत्तफिक हैं। और मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ है कि जो हिंदुस्तान की अवाम है वो अपनी मोदी जी को, अपनी सरकार को समझाएं। और वहाँ से आवाज़ें देखें कितनी उठ रही हैं, कितनी आवाज़ें उठ रही हैं
कि जी ये कैसे हुआ, ये आपके CDS ने बयान कैसे दे दिया, ये आप तो कहते थे कि ट्रंप बीच में नहीं आया। ट्रंप तो हर रोज़ बात करता है। अभी कनाडा जा रहे हैं, वहाँ पे मुजाहरे होंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात तो उठेगी वहाँ पे दोबारा कि मैंने इनके दरमियान न्यूक्लियर जंग ख़त्म करवाई। ज़ेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पहुँचने की, देखें कनाडा में क्या तमाशा लगता है अगले हफ्ते। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इस पूरी सूरत हाल में ये बड़ी नुसरत और कामयाबी हमें हासिल हुई है, इसको किसी सूरत हमने ज़ाया नहीं होने देना। ख़ासतौर पे जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामला ठीक हो रहे हैं, ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया, चाइना, और बड़ी एक फ़तह हमें नुसरत हासिल हुई है, तो फिर हम अपने दाखिली मामलात को जितने, और दाखिली मामलात में सबसे ऊपर सोशल अनरेस्ट, और सोशल अनरेस्ट की सबसे बड़ी वजह करप्शन, माफिया, बिजली गायब है लोगों की, घरों की बिल आ रहे हैं, और मतलब ये जो सारे इश्यूज़ हैं ना, इनको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। इनको ख़त्म करेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।